इधर ठीक है। राष्ट्रपति, आपको पता है राष्ट्रपति भारत का राष्ट्राध्यक्ष है, यानी राष्ट्र का प्रथम नागरिक भी है और राष्ट्र का प्रमुख भी है। और इस पे हम लोगों ने क्या चर्चा देखा है, जो राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है? 52 में। अनुच्छेद 53 में क्या है? राष्ट्रपति अपना काम कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग या तो खुद से करे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों से करवाए। अनुच्छेद 54 निर्वाचन मंडल। आपको तो निर्वाचक मंडल में कौन कौन हिस्सा लेते हैं? लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के सदस्य, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा अनुच्छेद 55 यानी निर्वाचन की रीति विधि, तो यानी अनुपातिक प्रतिनिधि के माध्यम से एकल संक्रमण पद्धति के द्वारा होता है, ठीक है। 56 में क्या था? राष्ट्रपति का पदावधि, यानी राष्ट्रपति 5 वर्षों तक रहता है, उससे पहले वो किसको इस्तीफा दे सकता है? उपराष्ट्रपति को। इसके बाद हमने देखा राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, अनुच्छेद 61 यानी महाभियोग। यहाँ तक देखे थे। अब अगला जो है 56 तक देखे थे ना, अगला है अनुच्छेद 57। ठीक, इसमें कहा रहा है पुनर्निर्वाचन, यानी राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। तो अनुच्छेद 57 क्या कहता है, जो राष्ट्रपति कितने बार, एक व्यक्ति कितने बार राष्ट्रपति बन सकता है? जितनी बार चाहे उतनी बार बन सकता है। जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति 2 ही बार बन सकता है, इससे ज़्यादा नहीं बन सकता। भारत में क्या है, आप जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो पुनर्निर्वाचन यानी राष्ट्रपति जितनी बार चाहे उतना राष्ट्रपति बन सकता है। इसकी कोई समय सीमा या कोई लिमिट नहीं है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जब चाहे तब वो बन सकता है। इसके बाद अनुच्छेद 58, यानी इसमें क्या कहता है, राष्ट्रपति पद की योग्यता या अर्हता, यानी राष्ट्रपति पद होने के लिए क्या क्या आपको होना चाहिए। तो सबसे पहला जो है वो क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। यानी अगर आप राष्ट्रपति बनते हैं तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक पहली योग्यता क्या होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा क्या है, जो कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी की हो, यानी कम से कम कितने वर्ष का होना चाहिए, 35 वर्ष का। तीसरा क्या होना चाहिए बताइए, दिवालिया घोषित तो अलग चीज है। पहले ये देखिए, लोकसभा सदस्य बनने योग्य हो, बनने की योग्यता रखता हो, योग्यता रखता हो, और किसी लाभ के पद पर ना हो। यानी ये 4 चीज आपको फॉलो करना पड़ेगा। बाकी और भी, दिवालिया ना हो, फिर पागल ना हो, पागल व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं हो सकता है। तो ये जो भारतीय नागरिक होना चाहिए। फिर कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए, 35 वर्ष। लोकसभा सदस्य बनने लायक होना चाहिए, और क्या है, किसी लाभ के पद पे ना हो। लाभ का पद यानी कोई ऐसा पद पे ना हो जहां वेतन भत्ता और पेंशन मिलता हो। यानी लाभ का पद किसे कहते हैं, लाभ का पद यानी जिस पद पे आप है अगर उसमें वेतन भत्ता पेंशन इत्यादि मिलता हो तो उसे क्या कहते हैं,
लाभ का पद। ठीक है, लाभ का पद यानी जहाँ पे आपको वेतन मिलता हो, पेंशन मिलता हो, भत्ता मिलता हो, उसे कहते हैं लाभ का पद। तो इस रैंक से आप देखिए, तो क्या आप लोग एलिजिबल हैं राष्ट्रपति बनने के लिए? क्यों? अब भारतीय नागरिक तो आप है ही, अभी आपकी उम्र 35 वर्ष नहीं हुई। क्या हम हैं बनने लायक? हाँ, कैसे नहीं हम बनने लायक है बताइए? 21 साल के बन सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं कि नहीं? भारतीय नागरिक भी है, 35 साल भी है, कोई लाभ के पद पे भी नहीं है, न पागल है न दिवालिया है, हम तो बनने लायक है ही ना। क्या कोई सरकारी मास्टर बन सकता है? नहीं बन सकता। क्यों? कि कोई लाभ के पद पर है, उसको वेतन मिलता है कि नहीं? को आइए अपने पद से इस्तीफा देकर, हाँ तब बनिए, तब आप वेतन पद पे नहीं रहे। यानी ये चारों जो फॉलो करेगा वही राष्ट्रीय चुनाव में हिस्सा ले सकता है। ठीक है, तो लाभ का पद क्या कहा जाता है? वेतन, भत्ता और पेंशन। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे पद है जिसमें वेतन, भत्ता और पेंशन मिलता है लेकिन उसको लाभ का पद नहीं कहते हैं। जैसे राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और मंत्री, ये 4 पद है। इसमें वेतन भी है, भत्ता भी है, पेंशन भी है, लेकिन इसे हम लोग लाभ का पद नहीं मानते। इसीलिए राष्ट्रपति के पद पे राष्ट्रपति भी खड़ा हो सकता है, कि हम पहले ही लिखा दिए 57 में, जितनी बार चाहते खड़ा हो सकता है। उपराष्ट्रपति भी खड़े हो सकते हैं, राज्यपाल भी खड़े हो सकते हैं, कोई मंत्री, चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कोई भी खड़े हो सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 चीज होना आवश्यक है। ठीक है, तो देखिए, ठीक है, यानी राष्ट्रपति बनने के लिए आपको भारतीय नागरिक होना चाहिए, कम से कम 35 वर्ष का होना चाहिए, कोई लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? लोकसभा सदस्य बनने लायक होना चाहिए। तो ये आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा। तो चलिए, इतना चीज तो आपके पास है। क्या हम राष्ट्रीय चुनाव में हिस्सा ले लेंगे? हम 35 साल के भी हैं और मेरी आयु, हम लोग विधानसभा लोकसभा बनने लायक भी है, लाभ के पद पर भी नहीं है, भारतीय नागरिक भी है। क्या राष्ट्रीय चुनाव में हिस्सा ले लेंगे? नहीं ले सकते, क्योंकि आपको पता है ना 50 क्या होना चाहिए? प्रस्तावक होना चाहिए। प्रस्तावक कोई व्यक्ति नहीं, सांसद। तो 50 प्रस्तावक होना चाहिए, 50 सांसद जो है, व्यक्ति जो है, मेरा नाम आगे दे, जो इनको राष्ट्रपति पद के लिए चुनते हैं। ये आगे बढ़ेगा। फिर उसके अलावा अन्य 50 क्या होना चाहिए? अनुमोदक। चलिए, कोई 50 सांसद ने मेरा नाम आगे कर दिया, जो इनको राष्ट्रपति पद के लिए हम नाम प्रस्ताव रखते हैं। 50 तो सहमति है ही, 50 और नया लोग साइन कर दिया, हाँ, तब जाकर के मेरा नाम हम नॉमिनेशन भर सकते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है? नॉमिनेशन भरने के बाद जो प्रत्याशी होता है वो आरबीआई के पास 15,000 रुपए का जमानत राशि रखता है। कितने का? 15,000 रुपए का। किसके पास रखा जाता है? यानी पहले तो हमको एलिजिबिलिटी होनी चाहिए हमको, उसके बाद 50 प्रस्तावक होना चाहिए, 50 अनुमोदक होना चाहिए। जब ये सब है तो इसके बाद हम क्या करते हैं? जो 15,000 रुपया की जमानत राशि किसके पास जमा करते हैं? आरबीआई के पास। और ये जमानत राशि क्या होता है? अब इससे चुनाव हुआ, चुनाव में अगर 1/6 से कम मत प्राप्त हुआ, अगर 1/6 से कम मत प्राप्त हुआ तो ये 15,000 रुपया आरबीआई के पास ही जमा रह जाएगा, ये हमें लौटाया नहीं जाएगा। और अगर 1/6 से ज़्यादा मत प्राप्त हो गया तो हमें 15,000 रुपया लौटा देगा। ठीक है, अगर इससे कम आया तो 15,000 रुपया लौटा नहीं जाएगा। इसे कहते हैं जमानत राशि जब्त हो गया। हर चुनाव में होता है, लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में जमानत राशि होता है। तो याद रखिएगा, सिर्फ
एलिजिबल होने से कोई राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा नहीं लेता है। उसके लिए आपको 50 प्रस्तावक चाहिए, 50 अनुमोदक चाहिए। इसके बाद आप जमानत राशि रखते हैं कहाँ पे? आरबीआई के पास। और 1/6 से कम मत प्राप्त करते हैं तो ये पैसा आपको वापस नहीं आ जाएगा। तो इसको कहते हैं हम लोग जमानत राशि जब्त हो गया। और अगर आप इससे ज़्यादा मत ले आ रहे हैं तो आपको पैसा वापस हो जाएगा। क्लियर है? ये तो हो गया आपको 58 तक। अनुच्छेद 59 किससे है? राष्ट्रपति पद की शर्तें। ठीक है, यानी अब राष्ट्रपति पद पे पहुंच जाएंगे तो आपके पास क्या क्या शर्त है, आपको क्या क्या करना पड़ेगा। कि यहाँ तक तो चुनाव का विधि था। आज जब राष्ट्रपति बने हैं तो अब राष्ट्रपति, मानिए राष्ट्रपति बनने से पहले अगर आप क्या थे? राज्यपाल, मंत्री, उपराष्ट्रपति, किसी पद, मान चलिए आप राज्यपाल थे, इसलिए बिहार के राज्यपाल थे और आप राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लिए और राष्ट्रपति बन गए, तब क्या होगा? तो आप उसको इस्तीफा देना पड़ेगा कि नहीं? एक साथ तो राज्यपाल और राष्ट्रपति नहीं दे सकते ना। या आप पता चला किसी भारत सरकार में गृह मंत्री है और आप राष्ट्रपति बन गए तो क्या होगा? अपना पद छोड़ना पड़ेगा। इसी तरह मान आप उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति बन गए तो आपको ये पद छोड़ना पड़ेगा कि नहीं? तो कहता है राष्ट्रपति पद की शर्तें क्या है? अगर कोई राज्यपाल, मंत्री, उपराष्ट्रपति अगर राष्ट्रपति बनता है तो उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा। यानी राष्ट्रपति, मंत्री, उपराष्ट्रपति इत्यादि राष्ट्रपति बनने पर अपने पद से इस्तीफा दे देता है, अपने पद से इस्तीफा दे देता है। ठीक है, अगर आप राष्ट्रपति पद पर चयनित होते हैं तो उससे पहले आप जिस पद पे थे उससे आपको हटना पड़ेगा। इसके अलावा क्या है? राष्ट्रपति पद का वेतन, भत्ता एवं पेंशन का निर्धारण कौन करता है? कौन करता है निर्धारण? निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है। यानी राष्ट्रपति पद का जो वेतन होगा, पेंशन होगा या भत्ता होगा, ये किसके द्वारा किया जाएगा? संसद के द्वारा किया जाएगा। और याद रखिएगा, जब तक राष्ट्रपति जिस पद पे है तो उस पद के दौरान उसके वेतन में कमी नहीं की जा सकती। ठीक है, वेतन में कमी नहीं की जा सकती। हाँ, सरकार वो जब हट जाएगा तब नया विधि करके बढ़ा सकते हैं, लेकिन घटा नहीं सकते। तो ये है राष्ट्रपति पद की शर्तें। अगर आप राष्ट्रपति पद पे बनते हैं तो उससे पहले जो है, अगर उपराष्ट्रपति है, राज्यपाल है, मंत्री है, तो आपको उसे इस्तीफा देना पड़ेगा। और राष्ट्रपति पद का वेतन, भत्ता, पेंशन का निर्धारण कौन करता है? संसद द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो अभी बताइए राष्ट्रपति का वेतन कितना होगा? 5 लाख रुपये। राष्ट्रपति का वेतन कितना है? 5 लाख रुपया। देखिए, पहले क्या था, आज से 1 साल पहले क्या था? राष्ट्रपति का वेतन था 1.5 लाख रुपया और उसके जो सेक्रेटरी होता था उसका वेतन होता था 2.5 लाख रुपया महीना। सोचिए, भारत का राष्ट्रपति उसका 1.5 लाख तनख्वाह और उसके सेक्रेटरी का तनख्वाह 2.5 लाख। अजीब नहीं लगता है ये? तब इसको बढ़ा करके किया गया है 5 लाख रुपया। ये 5 लाख बढ़ाया कौन होगा इसको? संसद। क्योंकि संसद का काम है राष्ट्रपति का वेतन, पेंशन, भत्ता से संबंधित जो भी नियम बनाना हो वो। तो ये है अनुच्छेद 59। ठीक है, अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 क्या कहता है? राष्ट्रपति का शपथ।
और जाहिर सी बात है, कोई अगर किसी पद पे चुना जाएगा तो उसके लिए शपथ होता है कि नहीं। सरकारी पद पर कहीं भी जाइएगा, आप दरोगार भी बनिएगा या कोई अधिकारी भी बनिएगा तो ट्रेनिंग के दौरान आपको शपथ दिलाया जाता है। तो राष्ट्रपति जब नियुक्त होता है तो उसे पहले शपथ दिलाया जाता है। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? नहीं, भारत को शपथ उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उनके सामने इनको शपथ दिलाया जाता है। ठीक है। अगर मान के अभी राष्ट्रपति नियुक्ति हुआ और उसमें किसी कारणवश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो फिर कौन दिलाएगा? तो कोई वरिष्ठ न्यायाधीश, यानी मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति में मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। यानी अगर उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उसमें नहीं है तो उसमें कौन दिलाएंगे? फिर वरिष्ठतम न्यायाधीश। अनुच्छेद 61 क्या कहता है? महाभियोग, जो हम पहले लिखा चुके हैं। महाभियोग यानी राष्ट्रपति को हटाने का एक तरीका है महाभियोग। और उस पर कब लागू होता है? जब वो कोई ऐसा काम करते हैं जो संविधान के विरुद्ध हो। संसद के किसी भी सदन के द्वारा 1/4 सदस्य की सहमति से ये प्रस्ताव लाया जाता है और 2/3 से पारित होता है। और जब दोनों सदन से पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अपना पद त्यागना पड़ता है। ये हम पहले देख चुके हैं। इसके बाद है अनुच्छेद 62। अनुच्छेद 62 यानी राष्ट्रपति के पद की रिक्तता। यानी राष्ट्रपति के पद की रिक्तता। अगर बाय चांस में राष्ट्रपति है, आपको पता है जब तक नया राष्ट्रपति नहीं आता है तब तक पुराना राष्ट्रपति उस पद पे बना रहता है। लेकिन अचानक किसी कारणवश या तो राष्ट्रपति में महाभियोग लग गया या राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई और नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हुआ है तो उस कंडीशन में क्या होगा? किसे राष्ट्रपति बनाया जाएगा? उपराष्ट्रपति को। यानी कौन बनेगा राष्ट्रपति? लेकिन बाय चांस अब ऐसा सोचिए दोनों नहीं हो तो, उपराष्ट्रपति ना हो तो तब उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और ये भी ना हो उस समय तो क्या ऐसा हो सकता है? मान के हो भी सकता है एक प्लेन में तीनों जा रहा हो, एक्सीडेंट कर गया तब उसमें राष्ट्रपति भी हो, उपराष्ट्रपति भी हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हो, तब हो सकता है कि नहीं? संभव है कि नहीं? और आपको ये पता होना चाहिए राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं होना चाहिए। तब क्या होगा ऐसी स्थिति में? बताइए। तो ऐसी स्थिति में जो उच्चतम न्यायालय का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा उसे राष्ट्रपति का पद संभालना पड़ेगा। तब तक संभालेगा जब तक कोई दूसरा राष्ट्रपति ना आ जाए। ठीक है। यानी वरिष्ठतम न्यायाधीश कहाँ का? सुप्रीम कोर्ट का, उच्चतम न्यायालय का। यानी अनुच्छेद 62 में क्या कहता है? राष्ट्रपति के पद की रिक्तता। अगर राष्ट्रपति नहीं है या उनकी मृत्यु हो गई तो उनके जगह पे कौन पद संभालेगा? उपराष्ट्रपति।
और किसी कारणवश उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो कौन संभालेंगे? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। और ये तीनों नहीं है तो कौन संभालेंगे? ठीक है। और देखिए अगर ये तीनों जिस समय राष्ट्रपति के पद पे रहेंगे तो उसको राष्ट्रपति के हिसाब से वेतन मिलेगा, यानी 5 लाख रुपए प्रति माह के हिसाब से, और वो सारा सुविधा मिलेगा जो एक राष्ट्रपति को मिलता है। ठीक है, तो ये था अनुच्छेद 62। तो राष्ट्रपति में आपको इतना अनुच्छेद तक याद रखना पड़ेगा, 52, 53, 54, देखिए फिर से 52 क्या है? राष्ट्रपति का पद। 53 क्या है? राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग कैसे करता है। 54 क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन। 55 क्या है? राष्ट्रपति निर्वाचन की विधि। 56 क्या है? राष्ट्रपति का पदावधि। 57 क्या है? राष्ट्रपति का पद की योग्यता या अर्हता। 58 क्या है? राष्ट्रपति के पद का 57 क्या है? जो कितने पुनर्निर्वाचन। 58 है योग्यता। 59 क्या है? शर्तें। 60 क्या है? शपथ। 61 क्या है? महाभियोग। 62 क्या है? रिक्ता। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, देखिए